करीब 10 दिन पहले बीजेपी ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया था। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला, और वो ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वो एनडीए की ही एक पार्टी को तोड़ देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक डिनर पार्टी रखी गई बीजेपी के एक सहयोगी दल के द्वारा, और उस डिनर पार्टी के अंदर उस पार्टी के विधायक नहीं पहुंचे, और उस पार्टी के विधायक वो मिलने के लिए पहुंच गए नितिन नवीन से। अब क्या वाकई इतने सारे इत्तेफाक हो सकते हैं, इतने सारे संयोग वो हो सकते हैं, या ये सारे प्रयोग किए जा रहे हैं? क्या वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, राजनीतिक तौर पर बिहार में सत्ता बदलना वो अब तकरीबन नामुमकिन जैसा है। हालांकि वैसे मुमकिन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 202 और 35, अब जो ये अंतर है बहुत ज्यादा है। दिन रात का अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। और ऐसे में अब नितिन नवीन क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, खबर आप देखिए, इससे बहुत कुछ आप समझ पाएंगे। आज तक की खबर है, और आज तक पर ही नहीं, तकरीबन बिहार के राजनीतिक गलियारे में और हर जगह पर यह चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट का खतरा बताया जा रहा है। डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे 3 विधायक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 4 विधायक जीते थे, जिनमें से 3 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कुशवाहा ने बुधवार को डिनर पार्टी रखी थी, जिसमें उनकी पार्टी के 3 विधायक शामिल नहीं हुए, जबकि एक दिन पहले इन विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात दिल्ली में की थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि नितिन नवीन यहां पर कौन सा नया प्रयोग करने जा रहे हैं। हालांकि वैसे तो बीजेपी में कोई भी अध्यक्ष बन जाए, जो भी तय होगा, जो भी होगा, वो मोदी जी और अमित शाह जी के मर्जी से ही होगा। यानी यहां किसी की मर्जी चल नहीं सकती। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नया आदमी आता है तो उछल कूद करते हुए दिखाई देता है। नया आदमी आता है तो उसके नाम से केक कटवाए जाते हैं। नया आदमी आता है तो उसके नाम से उद्घाटन करवाए जाते हैं। तो क्या बीजेपी नितिन नवीन की जो ताजपोशी की है, इसके पीछे कोई वाकई बहुत बड़ा प्लान है? देखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि नितिन नवीन को क्यों लाया गया है। हालांकि इसकी एक वजह तो ये है कि कोई बिल्कुल यस मैन चाहिए था, कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो बिल्कुल इधर उधर इंच भर भी इधर उधर ना हो, बिल्कुल यस मैन की तरीके से काम करे। एक वजह ठीक है, समझ में आती है। लेकिन दूसरी वजह, क्या वाकई नरेंद्र मोदी जैसे 240 पर इस चुनाव में अटक गए थे, तो इस बार अब नितिन नवीन को ला करके हर राज्य में तोड़फोड़, हर राज्य में राजनीतिक परिस्थिति को अपने हिसाब से सेट करना, ये सारा काम जो वो नितिन नवीन से करवाया जाएगा, इसलिए उनको लाया गया है कि मैसेंजर के तौर पर हर राज्य में भागना, दौड़ना, काम करना, लगातार यात्राएं करना और वहां पर चीजों को सेट करना। क्योंकि अब मोदी जी फिक्स हो गए हैं, दिल्ली में है। हालांकि वैसे तो सब काम आजकल फोन से हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें वो फेस टू फेस होती हैं, बहुत सारी बातें वो कह करके वहां जा करके बतलाई जाती है। तो बिहार से क्या वाकई बड़ी शुरुआत नितिन नवीन करने जा रहे हैं? और वैसे याद करिए आप, उपेंद्र कुशवाहा को तो डर पहले से ही लग रहा था। वो पहले से इस बात को लेकर के कांप रहे थे कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, और इसीलिए उनके बेटे को उन्होंने मंत्री बनवा दिया। दीपक प्रकाश, याद करिए, वो मोदी जी के साथ में जैसी तस्वीर निकल करके सामने आई थी। तो बिहार में आखिरकार होने क्या वाला है, और बिहार की राजनीति किस तरीके से बदलने वाली है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और बिहार से क्या देश में एक नई राजनीति की शुरुआत अब बीजेपी करने वाली है? इन्हीं सारे सवालों को लेकर के मैंने बात की है डॉक्टर राकेश पाठक से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सुनिए जरा, देश की राजनीति पर बारीकी से, करीबी से नजर रखते हैं, देश की राजनीति की नब्ज को, और खास तौर पर मोदी शाह की राजनीति को भली भांति परखते हैं, समझते हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा समझिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये बिहार में क्या होने वाला है, अभी तो कायदे से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब की शपथ है वो भी नहीं हुई है, और नितिन नवीन जी, उनके कुछ अब तेवर सामने आ रहे हैं, मुलाकात हुई है। अब राजनीति में इतने सारे संयोग तो नहीं हो सकते। तो मोदी जी की वाली अगर लाइन चुरा करके मैं थोड़ी बोलूं, इतने सारे संयोग तो नहीं हो सकते। प्रयोग हो रहा है क्या, या फिर ये है कि ताजपोशी से पहले या ताजपोशी होते ही कोई ना कोई एक बड़ी कैसेट निकाल करके चलाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए भैया, हम
पार्टी का विस्तार कुछ इस तरीके से करेंगे? क्या हो रहा है बिहार में और क्यों आखिरकार ये विधायक नहीं पहुंचे डिनर पार्टी में और उधर नितिन नबीन से मुलाकात, क्या समझते हैं आप? देखिए धर्मेंद्र, अभी तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, बाकी उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनका सत्ता का हनीमून भी अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो उस खुमार नहीं उतरा है जब उन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इन सब की मेहनत को एक तरफ रख के अच्छा खासा बहुमत हासिल किया। लेकिन इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा जैसी पार्टी, जिसके सिर्फ 4 विधायक हैं, वो भी सत्ता में भागीदार है। उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र मंत्री हैं, बिना विधायक बने मंत्री बनाए गए, बाद में एमएलसी वगैरह बनेंगे। और दूसरा एंगल इसमें है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार से होना। नितिन नबीन को एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप में, चौंकाने वाले फैसले के रूप में मोदी शाह ने देश के सामने पेश कर दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नितिन नबीन जैसे नेता को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो दूसरा एंगल ये हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसा दिखाना हो, उन्हें ये दिखाना हो देश को और पार्टी को कि देखिए हम भी पहली बॉल पर छक्का लगा सकते हैं। तो उसके लिए उनके पास अभी बिहार से बाहर जाकर कुछ करने की गुंजाइश है नहीं। अभी किसी और राज्य में ऐसी स्थितियां भी नहीं जहां कोई छोटा दल सत्ता में हो या उसे तोड़कर कुछ कर सकें। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में कोशिशें बहुत दिनों से चल रही हैं कांग्रेस पार्टी को ही तोड़, लेकिन जेपी नड्डा उसे अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। मोदी शाह ही करते, जेपी नड्डा तो मुखौटे हैं। तो हो सकता है नितिन नवीन ये तैयारी कर रहे हो कि जरा देश में एक धमक बने, भौकाल कायम हो कि देखिए पार्टी की कमान संभालते ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तोड़ दी या खत्म कर दी, एक तरह से खत्म ही हो जाएगी। 4 विधायक हैं, बची खुची एक तो उनकी धर्मपत्नी उपेंद्र कुशवाहा, और 3 अगर उनकी डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे हैं, नितिन नवीन से मिल रहे हैं, उनके साथ पीगा बढ़ा रहे हैं, तो कल अगर पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन चुने गए, वो कोई निर्वाचन नहीं होगा, मनोनयन ही होगा, तो उनके लिए ये एक तुरुप का इक्का फेंकने वाला काम होगा कि देखो मैंने बिहार में इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि बीजेपी को इस सब की जरूरत है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एक आध विधायक के बहुमत पर वहां सरकार टिकी है, रिकॉर्ड बहुमत है। क्या 202 फर्क पड़ने वाला? 202 वही वर्सेस तो मैं 35। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो क्या क्या फर्क पड़ने वाला है? ये 3 आ भी जाए तो, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पिछले 10-11 सालों से, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी शाह सत्ता में बैठे हैं, छोटे दलों के साथ यही सलूक वे करते आ रहे हैं। तो मैं इसको पेट भर गया, नियत नहीं भरी। पेट भर गया है, हवस नहीं खत्म हुई है, भूख नहीं खत्म हुई है। भूख है कि नहीं, सब कुछ चाहिए। वो एक शेर है, यदि वो शेर बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन मोदी शाह के लिए कहा जा सकता है कि मेरा दिल है किसी मासूम बच्चे की तरह, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। तो मोदी शाह को सब कुछ चाहिए। पूरे देश में एक छत्रराज चाहिए, सभी राज्यों में अपनी सरकारें चाहिए, विपक्ष नहीं चाहिए, मीडिया नहीं चाहिए, सड़कों पर प्रतिरोध करती, सवाल पूछती जनता नहीं चाहिए। तो बिहार में भी सब कुछ होते हुए अब भी सब कुछ चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा को अब सोच लेना चाहिए कि उनका हश्र, उनकी पार्टी का हश्र भी महाराष्ट्र की उद्धव की शिवसेना या पंजाब की शिरोमणि अकाली दल जैसा हो सकता है। इसके लिए उन्हें मन बना लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी, और कई बार हम देखते हैं कि कोई नई नई ज्वाइनिंग होती है तो एंकर पर बड़ा बोझ होता है एक तरीके से, कि एडिटर को खुश करने के लिए कि पहले ही शो में बम्पर टीआरपी आनी चाहिए। तो ये कुछ उस तरीके वाला मामला है, या फिर हम इसको ऐसे समझें कि भाई इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, लाइन बाय लाइन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो तो ऊपर से आएगा। तो नितिन नबीन की अपनी इतनी हैसियत है कि वो अपनी रणनीति, अपनी नीति चला पाए, या फिर ये कहें कि इसको कि अभी उन्होंने जो है वो इस तरह की कोशिशें की थी दिल्ली दरबार को, शायद इसकी जानकारी भी ना हो, और अब दिल्ली दरबार को जो जानकारी दी जाए कि भैया देखिए ये क्या करने वाले हैं, किरकिरी हो जाएगी, कुछ संभालिए। कैसे देखते हैं मतलब ये किस तरीके से इसको समझा जाए?
देखिए वो एक कहावत है ना, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। हाँ। तो अभी नितिन नवीन प्याज खाने की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा खा हम्म। पाएंगे ये कल की बात। तो हम्म। पहली बात तो ये है कि वे अपने स्तर पर एक क्षेत्रीय पार्टी को पूरी तरह खत्म कर पाए, 4 में से 3 विधायकों को पार्टी में ले आए और इसका हम्म। श्रेय खुद ले लें, ये कम से कम मोदी शाह के रहते तो मुमकिन नहीं। हम्म। ये ऑपरेशन भी करना तो मोदी शाह से पूछकर ही पड़ेगा। और अभी तो 14 जनवरी आने में देरी है, 14 दिन, 20 दिन बाकी हैं अभी। जब वे पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तब भी वे रहेंगे तो रबर स्टाम्प ही। आपको लगता है 3 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे एक छत्र राज करने वाले गृह मंत्री के सामने नितिन नवीन जैसे कल के नेता का कोई कद होगा? जिस पार्टी में जेपी नड्डा हाथ से पकड़कर पीछे कर दिए जाते थे मंच पर, सार्वजनिक समारोहों में, जिस पार्टी के सार्वजनिक मंचों पर राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर और वरिष्ठ नेता को वो बड़ी सी माला में आने से डर लगता है। आप याद कीजिए धर्मेंद्र जी, वो खौफ, वो डर राजनाथ सिंह के चेहरे पर हम्म। किस कदर भयभीत हो गए थे वे निकल गए कि थे। फड़फड़ा के एकदम अपना सिर बाहर निकाला माला में से कि कहीं हाँ। ऐसा ना हो जाए कि मोदी जी देख लें, इतनी बड़ी गलती हो जाए। यानी नरेंद्र मोदी की उस विशालतम माला में राजनाथ सिंह की हैसियत नहीं अपनी मुंडी घुसेड़ने की, घुसाने की। तो नितिन नवीन अभी क्या है, 5 बार के विधायक मात्र, बिहार में मंत्री। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई ऑपरेशन में चला भी रहे होंगे। तो अभी तो पार्टी से उन्हें हरी झंडी लेना पड़ेगी, उन्हें सहमति लेना पड़ेगी हम्म। अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से। हो सकता है वे उसी एंगल से कर रहे हैं जो आप बार बार संकेत जिसका कर रहे हैं कि मीडिया में जैसे कोई नया रिपोर्टर किसी अखबार में ज्वाइन करता है, उसको लगता है हम संपादक को या अपने पाठकों को, मैनेजमेंट को जल्दी से जल्दी एक ब्रेकिंग खबर, कोई बड़ा स्कूप लाकर दे दें जिससे बड़ी टीआरपी मिल जाए, खबर का तहलका मच जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस 3 लोगों की पार्टी को तोड़कर, 4 लोगों की पार्टी को तोड़कर कोई बहुत बड़ा तहलका नितिन नवीन मचा पाएंगे। लेकिन ये बात सही है, उपेंद्र कुशवाहा को ये डर शुरू से रहा होगा। जब उनके सुपुत्र को मंत्री बनाया गया तो उनसे सवाल पूछा गया कि वो तो विधायक भी नहीं है। तब उन्होंने कहा था कि कल को क्या भरोसा, कम से कम ये बात तो अपने घर में रहेगी। कल को क्या भरोसा किसी और को मंत्री बना देते अपने खाते से, अपनी पार्टी के कोटे से, और वो दल बदल कर लेता। उनकी आशंका गलत नहीं थी। वे जानते हैं कि बीजेपी, मोदी, शाह इसी तरह छोटी पार्टियों को ग्रास बनाते हैं, हड़प कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। लेकिन वो तो अब भी हो रहा है। आपकी पत्नी और आपका बेटा जरूर पार्टी में रह जाएंगे। आपकी एक पारिवारिक पार्टी जो कि अब भी है वो बची रह जाएगी। अगर ये तीन विधायक चले गए तो उनके पास एक बहाना भी होगा। वे कहेंगे देखिए हमारे नेताजी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया जबकि वो तो विधायक भी नहीं था। इस तरह की बहानेबाजियां, परिवारवाद की बात और कुछ भी कहकर ये तीनों विधायक जब जाना होगा, जब उन्हें लगेगा कि उधर कुछ ज्यादा मिल सकता है, हो सकता है मंत्री पद ही मिल जाए अगले किसी पुनर्गठन में, तो वे चले जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा दूर से ताकते रह जाए। उनके हाथ में कुछ होगा नहीं। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी चली गई आधी टूटकर, कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, लेकिन ये दोनों तरीके से मैं इसको देख रहा हूं, मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं दोनों तरीके से। एक तो ये है कि दोनों बातें तो संयोग नहीं हो सकती है कि उधर से वो पार्टी में नहीं गए, डिनर पार्टी में नहीं गए, और इधर जो है उनकी मुलाकात हुई। अब एक इत्तेफाक हो सकता है, दो इत्तेफाक एक साथ हो जाए। तो क्या ये कहा जाए कि मतलब अभी झटका नहीं दिया जाएगा, बस केवल एहसास करवाया जा रहा है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में अभी ये कहा जा रहा था कि वो भी राज्यसभा की जुगत में है, वो भी और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को जबरन शपथ दिलवा दी, तो ये था कि एमएलसी तो अब इनको बनाना ही बनाना पड़ेगा, उनके बेटे को, मजबूरी हो गई बीजेपी की। और उधर जो है वो कई बार ये कहा जाता है कि
चाय जो है वो कम ज्यादा गर्म होती है, चाय जो ठंडी होती है केतली ज्यादा गर्म होती है। तो ये भी हो सकता है कि उधर जीतन राम मांझी जो बार बार सिर उठा रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भैया हमको 100 सीट दीजिए वरना अलग झंडा लेकर के चल पड़ेंगे। हमसे कहा गया था कि 2 लोकसभा में सीट देंगे, 1 राज्यसभा में सीट देंगे, 1 सीट दी, 1 राज्यसभा में जो है सीट चाहिए, अप्रैल में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। तो क्या ये कहें कि मतलब एक को मार करके, जैसे होता है ना कि सास और बहू में उसको ताना दिया जा रहा है और उसको सुनाया जा रहा है, तो क्या ये इशारे में और फिर दूर तक जो है संकेत भेजे जा रहे हैं? देखिए, ये भी होता है राजनीति में, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। हम्म, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए, जीतन राम मांझी क्यों, हो सकता है इसके जरिए भी नीतीश कुमार को भी कुछ इशारा कर रहे हो। क्या भरोसा, कल नीतीश कुमार की आधी पार्टी बीजेपी में चली आए, आप गारंटी नहीं ले सकते। आज नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जो उनकी शारीरिक मानसिक दशा है, लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं सामने, उनके जो क्रियाकलाप दिखाई दे रहे हैं, उससे बीजेपी के पास बहाना तो है। किसी भी दिन बीजेपी ये बहाना कर सकती है कि जैसे हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को खत्म कर सकते हैं, वैसे नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी या बाकी का कोई और सहयोगी भी हो, उनको भी चाप जाएंगे। तो उसमें कितनी देर लगेगी। आज केंद्र में सत्ता है बीजेपी की, मोदी और शाह वहां ऐसी हैसियत में बैठे हैं कि तमाम सरकारी एजेंसियां उनके पास हैं, चुनाव आयोग उनकी गोद में बैठा है, मीडिया उनकी गोद में है। तो एक पार्टी के 10, 20, 25, 50 विधायकों को तोड़ना उनके लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है। जब वे कांग्रेस जैसी पार्टी को तोड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो गई, शिरोमणि अकाली दल खत्म हो गया पंजाब में, खत्म माने सत्ता से तो बाहर ही हो गए। ये सब लोग वे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति की, बीजेपी के साथ साथ सत्ता का स्वाद चखा। वर्षों तक ये लोग सत्ता में एक साथ रहे, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि अब इनकी जरूरत नहीं है या इनकी पृथक पहचान की जरूरत है, तो उन्हीं पार्टियों में से जितनी जरूरत थी उतने विधायक तोड़ दिए। शिवसेना का तो चुनाव चिन्ह तक चला गया। इसमें मैं एक लाइन और जोड़ दूं, बीजेपी बाकी की सहयोगी पार्टियां तो छोड़िए, अपने नेताओं को, जैसे आपके मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ले गए कि चलिए अब ज्यादा हो गया इधर, चलिए इधर वसुंधरा राजे, रमन सिंह, अपने ही लोगों को नहीं जमने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। वहां इस वक्त खास तौर से ये अटल अडवाणी का युग नहीं, ये मोदी शाह का युग है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कद नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा नहीं होने दिया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान 5 बार के मुख्यमंत्री हो गए, अगर वे फिर से मुख्यमंत्री बन जाते तो नरेंद्र मोदी से कितना बड़ा कद उनका हो जाता। योगी आदित्यनाथ बीच बीच में सिर उठाते रहते हैं, लेकिन उन पर उनकी भी नकेल कसे जाने की तैयारियां चलती रहती हैं। कभी अध्यक्ष किसी बना बहाने दिया। से ये अध्यक्ष बना दिया। तो ये संभव नहीं है कि बिहार में बीजेपी बहुत ज्यादा दिनों तक इन क्षेत्रीय दलों के भरोसे सत्ता में रहे। देखिए, नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक उनकी पार्टी का वजूद है। हु इज आफ्टर नीतीश कुमार? अगर हम और आप एक दूसरे से सवाल पूछें कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व करने वाला कौन है, किससे नेगोशिएशन करेगी बीजेपी, कौन वहां फैसले करेगा? नीतीश कुमार के सुपुत्र तो राजनेता बन नहीं पाए उस तरह से। कोशिश बहुत की गई उन्हें लॉन्च करने की, लेकिन नहीं है वे आज स्थिति। तो आज नीतीश कुमार, ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे, जब तक वे स्वस्थ हैं तब तक तो ठीक है, पर जिस दिन बीजेपी को लगेगा, तो जो बीजेपी अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ती है, उनका कद छांटने में उसे जरा देर नहीं लगती। उसके लिए नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देना या अपनी पार्टी में विलय कर लेना कितना बड़ा काम रह जाएगा। एक उदाहरण और छूट रहा है, वो भी जोड़ बीजू जनता दल। आज उड़ीसा में नवीन पटनायक कहाँ है उनकी पार्टी? रिकॉर्ड तोड़ सत्ता में रहे नवीन पटनायक, निरंतर इतने साल चुनाव जीतते रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी को छू लिया तो आखिर में कोयला बन गया। मैं एक जुमले का इस्तेमाल करता हूँ धर्मेंद्र जी, उसको दोहराना चाहता हूँ। हमने अपने भारतीय मिथकों में एक पारस पत्थर सुना है
कहा जाता है उस पारस पत्थर को जो छू लेता है वो सोना हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रिवर्स पारस पत्थर है, वो जिसे छू लेती है वो कोयला बन जाता है। पिछले 12 सालों में उसने जितने क्षेत्रीय दलों को छुआ है, जिनके कंधे पर हाथ रखा है, जिनके साथ सत्ता का झूला झूला है, वे सब राजनीति की खान में कोयला बन गए। उनका नाम लेवा कोई नहीं बचाया। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही। जेपी नड्डा जो अभी भी विधिवत अध्यक्ष हैं एक्सटेंशन पर, उन्होंने तो इसी बिहार में कहा था कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएं, सिर्फ बीजेपी बचेगी। बीजेपी का तो लक्ष्य है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना। इतने ऐलानिया दावे के बावजूद ये क्षेत्रीय दल बीजेपी से हाथ मिलाकर चलते हैं, बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जीतन राम मांझी, अंत सबका वही होना है जो जेपी नड्डा कहते रहे। ठीक है। ये इसमें आप पटनायक साहब का जिक्र कर रहे थे, नवीन पटनायक जी का, तो उनके बारे में तो ये था कि उनको लगता था कि मैं बीजेपी का सेंटर में सहयोग करता रहूंगा तो मेरी स्टेट में सरकार बची रहे, लेकिन खैर वो हुआ। अब मैं एक चीज थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूं इसमें, और वो ये कि बीजेपी वैसे तो बड़े अजीबोगरीब फैसले लेने के लिए जानी जाती है। अब नितिन नवीन का भी जो फैसला कोई सामान्य फैसला तो नहीं है, उनका नाम भी आया तो वो बड़ा एक अप्रत्याशित सा नाम था। तो ये क्या ये कहा जाए कि जैसे महाराष्ट्र में शिंदे साहब जो है वो भी बीच बीच में खबरें आती हैं कि शामिल नहीं हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबरें आई थी सामने कि उनके मंत्री जो है वो नहीं पहुंचे जो मुख्यमंत्री की बैठक थी उसके अंदर। तो वहां पर भी एक तरीके से टूट फूट या वहां पर भी कुछ न कुछ खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। तो ये क्या इसको ऐसे देखा जाए कि नितिन नवीन को लाया गया है तो लंबा इनको चलाना है, तो कोई विवादास्पद ये कोई फैसला इनके शुरुआती दौर में नहीं होगा और ये सब ऐसे ही बुलबुले हैं, ये जो खबरें सामने आई हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है, ये शुरुआती बुलबुले हैं और इनमें कुछ दम नहीं है? या फिर इसको आप ऐसे देखें, बस आखिरी क्वेश्चन है ये, इसको अगर ऐसे देखें कि नहीं, अब इनको लाया इसलिए गया है कि तोड़फोड़ करवाई जाए, दुनिया भर की इधर उधर सारी सर्जरी जो है वो इनके हवाले कर दी जाए, क्योंकि 240 से और फिर वापस 400 का सफर भी देखना है। देखिए, बीजेपी के सामने और नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती 2029 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि 2024 में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी 240 पर सिमट जाए। इसलिए जिन राज्यों में उन्हें लगता है कि थोड़ा और विस्तार किया जा सकता है, अपनी जमीन को और फैलाया जा सकता है, उनमें ऐसी कोशिशें चलती रही। महाराष्ट्र में देखिए एकनाथ शिंदे अब किस दशा में, उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए, मुख्यमंत्री रह लिए, अब वे उप मुख्यमंत्री। किसके साथ? उस देवेंद्र फडणवीस के साथ जो उनका उप मुख्यमंत्री थे। अब वे चाहे भी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उनकी गति सांप छछूंदर वाली हो गई। शिवसेना में वापस नहीं जा सकते उद्धव ठाकरे के पास, वहां जाएंगे तो अब क्या हैसियत रह जाएगी। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी, उनका कैडर अब उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी से लड़ेंगे तो ये बची खुची सत्ता भी चली जाएगी। क्या कर लेंगे बीजेपी से बार्गेनिंग करके या उसको ब्लैकमेल करके? तो इस स्थिति में अब वे हैं नहीं। और जहां तक सवाल नितिन नवीन का है, पार्टी बहुत जल्दी उन्हें इस जोखिम में नहीं डालेगी कि उनके कंधों पर यह भार डाल दिया जाए कि वे महाराष्ट्र में कुछ करें या कर्नाटक में कुछ करें या हिमाचल प्रदेश में कुछ तोड़ फोड़ करें। और इतना बड़ा उनका कद है नहीं। इतने बड़े ऑपरेशन जो पहले भी हुए पिछले 10 सालों में, वे सब, चाहे उत्तराखंड का हो, गोवा का हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक का हो, ये सारे ऑपरेशन लोटस राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी से ही होते हैं। जब तक वे हरी झंडी नहीं दिखाएंगे ये संभव नहीं है। नितिन नवीन को अभी उस कद तक पहुंचने में बहुत साल लगेंगे, लेकिन जब तक ये दो बड़े नेता हैं तब तक ऐसे किसी बड़े काम में उन्हें नहीं डाला जाएगा। इसलिए भी नहीं डाला जाएगा कि मान लीजिए कामयाब नहीं हुए, मान लीजिए ऑपरेशन संपन्न नहीं हो पाया, तो बदनामी किसकी होगी? नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए वे अपने स्तर पर जो कुछ कर रहे होंगे वे जाने,
पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि नितिन नवीन कोई बड़ा दांव खेलने की हैसियत में आज की तारीख में। लेकिन हाँ, अगर मोदी शाह हाथ रख देंगे तो वे कठपुतली से पहलवान बन सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़े से बड़ा दांव खेल सकते हैं, क्योंकि पीछे सरकार होगी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारी एजेंसियां, सब कुछ होगा, तो वे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई नितिन नवीन को इसीलिए लाया गया है कि कुछ तोड़फोड़ करवाई जाए, कुछ भागदौड़ करवाई जाए? क्या वजह है, क्यों उनको लाया गया, अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। उनकी जो ताजपोशी है वो किस वजह से की गई है, उसके पीछे सोच क्या है, अभी सामने आ नहीं पाई। तो बहरहाल अब ये बुलबुले हैं केवल पानी के, कुछ समय के बाद में फूट जाएंगे। संयोग या इत्तेफाक या प्रयोग की बात है, ये सब सामने आ जाएगा। बिहार में क्या होने वाला है और इनकी ताजपोशी के बाद में होगा या पहले होगा या नहीं होगा, इस पर भी हमारी लगातार नजरें बनी रही। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने बहुत विस्तार से अपनी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।